रिसेंटली यूएसए की वन ऑफ द फेमस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये रिपोर्ट इशू की जिसने सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2030 तक वर्ल्ड भर में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए हमें 96 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ ये अमाउंट इतना ही बड़ा है जिसमें यूएसए जैसी 4 इकोनॉमीज और चाइना जैसी 5 से भी ज्यादा इकोनॉमीज आ सकती है। एंड इसी तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने चाइना के केस में देखे भी, जहाँ चाइना ने सिर्फ 3 साल में ही इतना सीमेंट कंज्यूम किया जितना यूएसए ने अपनी पूरी 20th सेंचुरी में कंज्यूम नहीं किया। The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways. 我们的共同目标是携手努力让各国互联互通更加有效。 The most expensive infrastructure project in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? एंड इस रेस में इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से आगे निकल गया है, बट अभी भी चाइना के कंपैरिजन में काफी पीछे है। क्योंकि अभी भी अगर हम वर्ल्ड की सीमेंट कंजप्शन देखें तो चाइना अकेले ही 57% सीमेंट कंज्यूम करता है एंड इंडिया 8% एंड रिमेनिंग 35% वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में डिवाइड होता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जिसे आजादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ब्रिटिशर्स से रेलवेज एंड काफी बेसिक सी चीजें मिली थी, वहां से इंडिया ने वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क एंड काफी कॉम्प्लेक्स बट मासिव रेलवे नेटवर्क बिछाया जिसने वर्ल्ड की 7 सबसे बड़े देश के हर कोने को कनेक्ट कर दिया। For over 900 million people, the railway has become a great unifier. Over 1.5 million must work to keep it going. तो ये जर्नी इंडिया ने कवर कैसे की और आज के टाइम में जहां इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूएसए एंड चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां इंडिया कहां स्टैंड करता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस स्टोरी की शुरुआत भी होती है चाइना की ग्रोथ स्टोरी के साथ। 1990 में चाइनीज गवर्नमेंट हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी हेवीली इन्वेस्ट करने लगे, जहां चाइनीज गवर्नमेंट का मेन गोल यही था कि चाइना का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि समय के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी एंड उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा के लिए ग्रो नहीं कर पाएगा, उसमें भी एक डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए उन्होंने काफी हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। 2013 में रूटर्स की एक फोटोग्राफर ने 2 फोटोग्राफ शेयर की शांघाई स्काईलाइन की, जिसके बीच में 26 साल का डिफरेंस था, जहां हमें सच में चाइना के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले शांघाई का एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है। बट चलिए, जहां इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो अपने डेवलपिंग फेज में है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए और इवन यूरोप की काफी सारी कंट्रीज इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? बेसिकली इन डेवलप्ड कंट्रीज के सामने अभी ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही है। पहला, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि करंटली अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनाए गए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीटली सर्व कर दी है और अब उन्हें अपग्रेड और रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। और इसीलिए हमने काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज के केस में देखा भी जो अपने रोड्स एंड ब्रिजेस को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। इवन कुछ केसेस में तो हमें ये भी देखने को मिला कि ये ब्रिजेस इतने पुराने हो चुके हैं कि इनके कोलैप्स तक का समय आ गया, जहां इटली के इस इंसिडेंस में 39 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई। और इससे भी डेंजरस बात यह है कि सिर्फ इटली में ही 300 से ज्यादा ब्रिजेस ऐसे हैं जो हाईली रिस्क स्टेज पे है। तो सोचिए पूरे यूरोप में इसके कितने केसेस होंगे। और यूएसए में सेकंड नंबर पे आता है इकोनॉमिक कंपटीशन। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड्स एंड हाईवेज तक लिमिटेड नहीं है। आज हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज की, स्मार्ट सिटीज की और रेलवे नेटवर्क्स की, जहां इंडिया और चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। और इवन इन्वेस्टर्स भी उन्हीं कंट्रीज को प्रेफर करते हैं जहां पे इन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। एंड इसीलिए यूएसए और यूरोप की काफी सारी कंट्रीज अपने मॉडर्नाइजेशन पे काफी ज्यादा काम कर रही है, जिससे वो भी इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। एंड थर्ड रीजन है इंजेक्ट मनी। बेसिकली इस तरह के टूल गवर्नमेंट यूज करती है ताकि वो अपने देश के ठप पड़े इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर पाए, जहां गवर्नमेंट इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करती है, जिससे काफी बड़े नंबर में जॉब क्रिएशन होती है और लोगों के पास पैसा पहुंचता है, जिससे कंट्री का मोराल अप होता है। इवन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। आपने डेफिनेटली मनरेगा के बारे में सुना होगा और ये इंजेक्ट मनी का काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन यही होता है कि वो अपने सिटीजन्स की
की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे और उन्हें एक बेसिक इनकम प्रोवाइड करे। बट वेट, जहां यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज अपने बिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वहां इंडिया कहां स्टैंड करता है? 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडिया एक ऐसे देश के तौर पे सामने आया जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काफी बेसिक फैसिलिटीज थी, जैसे कि रेलवेज, जिसका मेन पर्पस इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने में यूज होता था। डेफिनेटली इसके साथ इंडिया का वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सफर तय नहीं हुआ होगा। इन ईयर 1998 से 2000 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट एक मैसिव प्लान के साथ सामने आती है जिसने कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेशनल हाईवेज की डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जिसका मेन एम इंडिया के मेजर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक हाई क्वालिटी हाईवेज के साथ कनेक्ट करने का था, जिसे 2012 में कंप्लीट कर दिया गया। और इसके कुछ समय बाद जो शॉर्टकमिंग पिछले प्रोजेक्ट्स में रह गई थी उन्हें पूरा किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ सामने आती है जिसका नाम था भारतमाला परियोजना, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट 5.35 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करती है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम इंडिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर को नेशनल हाईवेज के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना था। बट वेट, इंडिया ये 5.35 ट्रिलियन का अमाउंट लाएगा कहां से? इवन चाइना और यूएसए भी जो ये हैवी अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये ला कहां से रहे हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनेंस, जिसमें गवर्नमेंट अपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक को ये ऑफर देती है कि वो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। सेकंड नंबर पे आता है सुपर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट क्योंकि ये फंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जिसके पीछे काफी सारी जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, इसलिए कंट्रीज इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना पसंद नहीं करती। एंड थर्ड नंबर पे आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट लैंड और अदर रिसोर्सेज लेकर आती है और दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ वहां पे आती है। अब इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद ये तो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्ल्ड भर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है और इवन इंडिया के केस में भी। रिसेंटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2019 से 25 तक 6.4% के रेट से ग्रो करेगा। एंड जहां करंटली ये मार्केट 1.7 ट्रिलियन डॉलर का है, वो ग्रो करके 2025 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन छोड़ेगा नहीं। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट, और इसीलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीमेंट एक्विजिशन देखते हैं जिसमें अडानी ग्रुप एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लेता है। Adani Group is now the second largest company in India with the acquisition of Ambuja as well as ACC. Adani and company in a single stroke are now the second largest cement manufacturers in the country. Because in a single stroke, we are now the second largest cement manufacturer in the country. 2021 में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट और एसीसी का 23.5% स्टेक खरीद लेते हैं 1.1 बिलियन डॉलर देकर, और सितंबर 2022 तक आते आते अडानी ग्रुप अपना अंबुजा और एसीसी में स्टेक 63% और 57% कर देते हैं। और एक झटके में अडानी ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाता है, जहां अडानी इस एसीसी और अंबुजा को एक ब्रांड के नीचे लेकर आते हैं, अडानी सीमेंट। इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री में अडानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके ओनर आदित्य बिरला की स्ट्रेटजी अडानी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहां एक तरफ आदित्य बिरला अपनी प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में कोई भी और कंट्री उनके साथ कम्पीट ना कर पाए इंडिया में, वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले सीमेंट मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करता है। और इसीलिए अगर हम इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपेयर करें तो हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां अल्ट्राटेक एनुअली 118 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ अडानी सीमेंट कलेक्टिवली हर साल सिर्फ 10 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। बट वेट, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि जब ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ इतनी ज्यादा है तो ये अंबुजा और एसीसी, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड हॉलकिंग कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक अडानी सीमेंट को क्यों बेचा? तो इसके पीछे का रीजन है सीमेंट प्रोडक्शन से होने वाला पॉल्यूशन।
सीमेंट प्रोडक्शन एक सिग्निफिकेंट सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि रिसेंटली हुए COP26 समिट में इंडिया ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है 2070 तक और अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उन सभी सेक्टर्स पे रोक लगाएगी जिससे कार्बन एमिशन होता है। और इसके साथ साथ ही यूरोपियन यूनियन ने एक यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया और ये ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली ये कहता है कि जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगी उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और क्योंकि अंबुजा और ACC सब्सिडरी कंपनी है हॉलकेम की, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, तो इन पे भी ये लॉज लागू होंगे। इवन कई बार वेस्टर्न नेशंस ने इंडिया और चाइना को कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल ठहराया हर तरह के क्लाइमेट चेंज का, बट हिस्टोरिकली यूरोपियंस ने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया, जहां इन वेस्टर्न नेशंस ने 100 साल से भी ज्यादा तक अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया जितना इंडिया एंड चाइना मिलके भी नहीं कर पाते। अच्छा, इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मूव करने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हम ग्रो कर पाएंगे और इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। बेसिकली इन टुडेज वर्ल्ड कंट्री अपनी पावर का यूज दूसरी कंट्री को बुली करने में करते हैं, ना कि उनकी हेल्प करने में। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमने USA और चाइना का ट्रेड वॉर में देखा, जहाँ इन द एंड नुकसान पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का होता है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स को भी देखें तो वो भी ये बताती है कि USA और चाइना के इस ट्रेड वॉर से ग्लोबल ट्रेड में 0.8% का रिडक्शन हुआ, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन को $250 बिलियन का नुकसान हुआ। नाउ ये नुकसान सिर्फ USA और चाइना का नहीं है, ये नुकसान उन सभी कंट्रीज का है जो अभी या तो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग फेज में है। एंड साथ ही साथ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि फ्यूचर में इतना ज्यादा ग्रो करने वाला है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग सेक्टर भी है, जैसा कि हमने सीमेंट के केस में समझा। तो डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बट इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी रास्ता ढूंढ पाए। तो चलिए इसी नोट पे हम खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।